मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपेन बारोट, जो कि एक पीरियोडोंटिस्ट है, इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, 7 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है लॉक्सोडेंट मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। डॉक्टर बारोट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। So much for the brief introduction and very good morning. एंड सर, अधिकतर डेंटल प्रॉब्लम्स जब होती हैं हम हमेशा एन मौके पर ही डेंटिस्ट के पास जाते हैं और एक ऐसी समस्या है जिसे हम पैथोलॉजिकल माइग्रेशन कहते हैं, जो कहने को तो बड़ा नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आज हम इसी पर आपसे चर्चा करेंगे। हमारे सभी दर्शकों को ये बताइए, पैथोलॉजिकल माइग्रेशन क्या होता है एंड इसके कॉजेस क्या होते हैं? पैथोलॉजिकल माइग्रेशन मींस टूथ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टूथ अपनी ओरिजिनल जगह से हिल जाता है। दैट इज मोस्ट कॉमन इन एंटीरियर रीजन कंपेयर टू पोस्टीरियर, यानी कि आगे के दांत में कॉमन होता है पीछे की कंपैरिजन में, और टूथ अपनी जगह से हिल जाता है। अगर आपने अपना ओरिजिनल दांत मतलब जो भी गिर गया है कोई भी रीजन से, अगर वो रिप्लेस नहीं करवाया, दैट इज नोन एज अ पैथोलॉजिकल माइग्रेशन। ओके, एंड सर इसकी क्या वजह होती है, किस वजह से होता है ये? ओके, बेसिकली इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इसके, लाइक ऑक्लूजल ट्रॉमा, ये ट्रॉमा केसेस की वजह से होता है। फिर पैराफंक्शनल हैबिट्स, यानी कि कभी किसी को ऐसी हैबिट्स होती है कि रात को दांत चबाए, जिससे ब्रुक्सिज्म, क्लिंचिंग या एनी अदर लिप और टिप प्रेशर्स, टंग प्रेशर आल्सो। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज इज इरिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग। अगर आपका कोई दांत गिर गया है, आप उसको रिप्लेस ही नहीं करवाते हो, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। ओके, अच्छा सर, आपके पास जितने पेशेंट्स आते होंगे उनमें से क्या ये जो मिसिंग टीथ को टाइमली रिप्लेस नहीं कराते हैं, क्या यही सबसे बड़ा कारण है? Yes, definitely. This is one of the most common cause, because क्या होता है कि that is a very asymptomatic initial phase. तो पेशेंट्स आर ट्राइंग टू, मतलब वो लोग बहुत ट्राई करते हैं अवॉइड करने के लिए, बिकॉज असिम्प्टोमेटिक होता है, तो उसकी वजह से सपोर्टिव दांत का पूरा ऑक्लूजन वो हो जाता है। अच्छा, एंड अधिकतर मैंने भी ऐसा देखा है कि अगर किसी का कोई दांत गिर गया है किसी भी कारणवश, तो कहीं ना कहीं डेंटिस्ट के पास जाने में हम बहुत देरी कर देते हैं, हमें लगता है एन मौके पे दिखाएंगे। एंड सर, इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? ओके, एज अ पैरोडोंटिस्ट उसका ट्रीटमेंट हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 फेज। यस, फर्स्ट फेज में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द मोस्ट पॉजिटिव फैक्टर, यानी कि किस फैक्टर की वजह से हुआ है, whether either it is because of any parafunctional habit, trauma cases या replacement of missing tooth. That is very important. After that, plaque control, यानी कि scaling procedure is the second phase. And in third phase, we divide on the base of the bone loss. Either there is mild bone loss, यानी कि there is a bone surrounds the teeth. Okay, if there is a mild, so we doesn't require any more treatment. We keep that patient on follow-up basis. And only scaling is required. If there is advanced, यानी कि बहुत ज्यादा बोन लॉस हो गया है, ठीक है, तो we go for the interdisciplinary, यानी कि ऑर्थो, ब्रैकेट्स एंड रिक्वायर्ड होते हैं, या प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट आल्सो, जिसमें ब्रीच या कैप देते हैं। ओके, एंड सर, अगर मैं बात करूं इसके ट्रीटमेंट की, क्या एक ही बार आपके पास अगर पेशेंट आता है, वन गो वन सिटिंग में ट्रीटमेंट होता है या इसकी सिटिंग्स लगती हैं? नहीं, वन सिटिंग में इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फर्स्ट सिटिंग में आप इटियोलॉजिक फैक्टर आइडेंटिफाई करके उसका पूरा प्लानिंग बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करके दे सकते हैं, मतलब फर्स्ट फेज में तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो सर क्या जब आप इसका इलाज करते हैं, जो भी आपने अभी 3 फेजेस हमें बताए, तो ये समस्या एब्सोल्युटली जड़ से चली जाती है क्या? उसके बाद भी कुछ फॉलोअप्स की जरूरत पड़ती है? नो, डेफिनेटली। अगर प्रॉपर फेजेस में ट्रीटमेंट की इटियोलॉजिक फैक्टर को आइडेंटिफाई करके, तो वापिस से रिकरेंस नहीं होता है, ठीक है। पैथोलॉजिक माइग्रेशन अगर इफ वी आर रिक्वायर्ड लाइक ऑर्थो ट्रीटमेंट के, जिसमें पूरे ब्रैकेट्स देते हैं या लाइनर्स, उस हिसाब से किए, या प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस फेज इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन दैट केस। वंस ट्रीटमेंट इज ओवर ना, वी हैव टू एडवाइस एवरीथिंग टू पेशेंट रिगार्डिंग मेंटेनेंस फेज। एंड सर, एक और चीज जो आज हम आपसे जानना चाहते हैं वो है जिंजाइवल एनलार्जमेंट। ये क्या होता है? नाम बड़ा भारी है, आज हमारे सभी दर्शकों को भी आप ये बताइए कि होता क्या है, किस वजह से होता है? Okay, this is also a cause of pathologic migration.
gingival enlargement यानी कि as the name suggests increase in the size of gingiva. gingiva यानी कि मसूड़ा, हमारा जो मसूड़ा होता है, यस, वो फूल जाता है या उसकी साइज बड़ी हो जाती है, जिसको हम gingival enlargement और hyperplasia के नाम से भी जानते हैं। तो सर मतलब अगर मिसिंग टूथ नहीं भी है और सिर्फ मसूड़े फूल रहे हैं, तब भी आगे और पीछे के दांत डिस्प्लेस हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली। तो सर इसका कारण क्या है कि ये स्वेलिंग या ये जो सूजन है ये क्यों आती है, क्यों फूलने लगते हैं गम्स? दिस इज आल्सो वेरी लाइक अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज आल्सो। उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी एसोसिएट होता है, इफ द पेशेंट इज प्रेग्नेंट ना, तो उस पीरियड में भी देयर इज चांसेस ऑफ स्वेलिंग ऑफ जिंजिवा होता है। Either there is a specific conditional enlargement, like if there is a vitamin deficiency or something, उससे भी होता है। There is certain systemic condition, but most common cause is drug induced enlargement. अच्छा सर, एक और चीज मैंने पढ़ी और वो थी ड्रग इंड्यूस्ड enlargement। ये क्या होता है? Basically, as the name suggests, like drug induced, यानी कि certain drugs की वजह से enlargement होता है। There are basically 3 types of drugs that commonly cause the gingival enlargement. Like first is anti-epileptic, जो कि epilepsy के different forms में होता है, यानी कि खैच जिस पेशेंट में आती है different forms में, उसमें हम देते हैं जो ड्रग, जिसको anti-epileptic बोलते हैं। Second is immunosuppression, यानी कि जिसमें organ transplant किया है, जिसमें rejection को करने के लिए देते हैं, या autoimmune disease होता है, इस पेशेंट में देते हैं। And the third one is calcium channel blockers. Third one is calcium channel blocker, that is used for decrease the blood pressure and certain heart disease में use होता है। These 3 drugs are commonly cause the gingival hyperplasia. तो इन मेडिसिन, इन ड्रग्स की वजह से मसूड़ों में सूजन आ सकती है, और मसूड़ों में अगर सूजन आती है तो कहीं ना कहीं आपके जो दांत हैं वो डिस्प्लेस हो सकते हैं। एंड डॉक्टर बारोत, हमने बीमारी के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जानना चाहते हैं। Okay, regarding drug induced enlargement, there is a 2 phases, like medical and surgical. In medical case, we refer to patient to the physician for reducing the dose or alteration of the drug. यानी कि जिस ड्रग की वजह से हुआ है उसका डोज हम रिड्यूस कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट फेज। एंड सेकंड फेज में इफ देयर इज स्टिल नॉट सक्सीडेड, देन वी कैन गो फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि जो पेरोडोंटिस्ट करते हैं फ्लैप सर्जरी, उसमें मसूड़ा ओपन होके वापस से क्लीन अंदर से पोर्शन होके सूचर्स लिए जाते हैं। So these are the 2 phases. Okay, और सबसे ज्यादा जरूरी है डेंटिस्ट का चेकअप, डेंटिस्ट को रेगुलरली दिखाना। और इसी के साथ डॉक्टर बारोत, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर बारोत, जिन्होंने आज हमें पैथोलॉजिकल माइग्रेशन के बारे में बताया। कहने को ये टर्म नया है, बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को फेस कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो जितनी नॉलेज मिले उतना अच्छा, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी डेंटल चेकअप्स को रेगुलर करें। ये नहीं कि प्रॉब्लम एकदम बड़ी हो जाए फिर आप डेंटिस्ट को दिखाएं। तो चलिए, इसी के साथ मैंने यहाँ बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जी मनी हेल्थ शो में अगली वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे एक नए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट से। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो।